ठीक है जी, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ दोबारा। बुरी गलती की, बुरी गलती तो होगी, सो रहा हूँ मैं। फिर मैं तंग कर रहा है। चलो लॉस, और इसको भी कर लेना यहाँ से, ताकि मैंने कहा यहाँ से आपको पता है द वैल्यू ऑफ एसेट by which the carrying amount is more than the recoverable amount। बाकी सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ तो वही है। RABLE। अच्छा जी, आगे चलते हैं सवाल पे, जो सवाल हम करने लगे हैं उसमें देखिए कि इक्विपमेंट 50,000 का है। द इक्विपमेंट हैड बीन सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 20% on reducing balance method. The equipment could now be sold on the open market for 26,000, although the company would incur transport cost of 200। बिकता कितने का है? 26,000 का। अगर 200 रुपया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी उस पर खर्च हो तो, ठीक है जी। If the company continue to use the equipment, it could be used for 4 more years। अगर कंपनी इस्तेमाल करती रहती है इक्विपमेंट को तो 4 साल और इस्तेमाल हो सकता है वो। Statutory revenue and cost including depreciation would be as follows। पहले साल रेवेन्यू इतनी है, कॉस्ट इतनी है, डिस्काउंट फैक्टर भी दिया हुआ है आपको, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है ना। कैलकुलेट एट 31 जनवरी द इक्विपमेंट्स कैरिंग अमाउंट। 31 जनवरी 2012 में आपने उसकी डेफिनेशन एक सेकंड दोबारा दिखा सकते हैं? क्या चीज? डेफिनेशन जो आपने लिखवाई है अभी। यार डेफिनेशन में कुछ नहीं, बस वो लेस की जगह मोर का वर्ड डालना था। ओके सर, लिख ली। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आगे इसमें देखते हैं हम। इस वक्त एसेट जो है हमारा किस साल में, देखें जरा, 1 फरवरी 2010 की वो बात कर रहा है, उसमें 50,000 का है। कहते हैं आपने कैरिंग अमाउंट फाइंड करनी है कब की? 31 जनवरी 2012 की, यानी 2 साल बाद की। तो उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हम कर लेते हैं। 50,000 पे डेप्रिसिएशन जो आपको दी हुई है वो 20% है। ओ 50,000 पे ये है 1/2/2010। तो पहले साल के एंड पे डेप्रिसिएशन होगी इसके ऊपर 20% है, 10,000 आ जाएगा 40,000 का। डेप्रिसिएशन होगी 20% दोबारा, ये आ जाएगी 8,000। ये आपका रह जाएगा 32,000 का। ये आपकी आ गई उसकी वैल्यू 31 जनवरी 2012 की, या 1 फरवरी एक ही बात है। 2 साल इस्तेमाल होगा ना, 2 साल के बाद डेप्रिसिएशन की कितना रह गया? 32,000। दिस 32,000 इज बेसिकली इट्स कैरिंग अमाउंट। और इसको आप नेटबुक वैल्यू भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या कहते हैं, क्या निकालना है आगे हमने। उसके बाद वो कह रहे हैं जी आपने निकालना है इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है जी, इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? मार्केट में कितने का बिकता है? 26,000 का। अगर उस पर खर्चा कितना करें आप? 200 का। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी हो जाएगी आपकी जी? 25,800। 26,000 माइनस 200, दैट इज 25,800। ये आ गई जी। अब हमने इसकी निकालनी थी वैल्यू इन यूज। देखिए क्या कहता है आगे सवाल में, इस वैल्यू इन यूज निकालेंगे। 9 नंबर का है।
वैल्यू इन यूज हम कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको पता है, टेबल जो डिस्काउंट फैक्टर वगैरह सारे यूज करने पड़ेंगे। रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करें आप पहले तो, मतलब यहाँ पे कैश फ्लोज आ जाएंगे ना इसके। जी करते हैं जी, 42292। अच्छा इसमें याद रखिएगा जो 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट की है वो नहीं लेनी है आपने, जो अगले 4 सालों में आपके पास पैसे रिकवर हो रहे हैं बस उसी को यूज करना है आपने। जो शुरू में इन्वेस्टमेंट है ना 50,000 वो नहीं लेनी है आपने, आप नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहे, आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं बस। कैसे तो आपका आपको बेनिफिट कितना देता है 4 सालों में, -32611, ये आ जाएगा 9681 3444 -25364 9080 30622 -22,500 8122 24810 -18221 6589। इसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, डिस्काउंट फैक्टर दिए हुए नीचे में, यानी 0.909 से इसको करेंगे, 0.826 से इसको करेंगे, 0.751 से इसको करेंगे और 0.683 से इसको करेंगे। हमारे पास क्या क्या आ जाएगा निकाल लेते हैं। 9681 इंटू 0.909 आ जाएगा जी आपका 88,000। जरा दोबारा कर लेता हूँ, 9681 गलत लग रही है, 8800 सॉरी, so 9080 into 0.826 7500 8122 into 0.751, ये आपका आ जाएगा 6100, फिर 6589 into 0.683, ये आपका आ जाएगा 4500। इसका टोटल कर लेंगे आप, तो रिकवरेबल अमाउंट इसकी आपकी आ जाएगी 26,900 और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू कितनी थी इसकी, आपने निकाली थी 25,800, वैल्यू इन यूज कितनी है 26,900, दोनों में से कौन सी ज्यादा है वो लेंगे ना, 26,900 इसकी क्या आ जाएगी रिकवरेबल अमाउंट। अब कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, जो कि मेरा ख्याल है कि ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट 32,000 है, जो डिफरेंस है वो आपका क्या आ जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस आपका आ जाएगा। 32,000 है ना कैरिंग अमाउंट, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये लिखी हुई कैरिंग अमाउंट, ये दी हुई कैरिंग अमाउंट 32,000। इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ जाएगा जी आपका, is equal to 32,000 minus 26,900, आ जाएगा 5,100, ये आपका इम्पेयरमेंट लॉस है। by which the carrying amount is more than the recoverable amount। ये मैंने इम्पेयरमेंट लॉस आपको फाइंड करके दिखाया है, वैल्यू इन यूज भी दिखाई है, सारी चीजें निकाल के दिखाई है। इक्विपमेंट से रिकवरेबल अमाउंट कहता है निकालनी है आपने, वो भी निकाल दी हमने, वो कितनी आती 26,900, क्योंकि वो हायर है ना 25,800 से फेयर वैल्यू से। वैल्यू एट विच द इक्विपमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब बैलेंस शीट में आप इक्विपमेंट किस वैल्यू पे शो करेंगे, धारी बात है आप वैल्यू शो करेंगे दोनों में से जो कम है 26,900 पे मैं शो करता हूँ, इन दोनों में से अब आप तो कैरिंग अमाउंट भी शो कर रहे हैं ना,
बैलेंस शीट में आप इक्विपमेंट किस पे शो करेंगे? कम वैल्यू पे। आप शो करेंगे इस पे 26,900 पे, which is the recoverable amount because it is less than the carrying amount. ठीक है जी, कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लिया, द करेक्ट वैल्यू फॉर टोटल नॉन कैश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नॉन कैश की करेक्ट वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी शो होगी? पहले हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में हमें उसकी वैल्यू दी भी हुई कि नहीं। ऊपर कोई सवाल में हाँ दी हुई है, नॉन कैश दिए हुए 4,20,800 कर लेते हैं। 4,20,800 इसमें से माइनस कर देंगे बेटा 50,000 क्योंकि वो शामिल की हुई है ना, और ऐड कर देंगे जो असल वैल्यू सी कितनी 26,900 जो आपने अब इम्पेयरमेंट के बाद फाइंड की। ये वैल्यू बैलेंस शीट में आप शो करेंगे टोटल नॉन करंट एसेट्स के हिसाब से। 4,20,800 माइनस 50,000 प्लस 26,900 397700 आ जाए। 397700 दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले मैंने इम्पेयरमेंट लॉस निकाला है भाई, सबसे पहले मैंने जो है फेयर वैल्यू निकाली है, वो कैसे निकाली? 26,000 माइनस 200 किया तो 25,800 फेयर वैल्यू आ गई। फिर वैल्यू इन यूज निकाली है, कैश फ्लो से डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करते हुए 26,900 आ गई। दोनों में से जो हायर होगी वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट है, और रिकवरेबल अमाउंट जितनी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है उससे वो इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा, जो कि 5,100 आते हैं। बैलेंस शीट में आप किस वैल्यू पे शो करेंगे? 26,900 पे एसेट को शो करेंगे। टोटल नॉन करंट एसेट क्वेश्चन में दिए हुए थे 4,20,800 के, इसमें अभी नॉन करंट एसेट जो शामिल है वो 50,000 का, लेकिन असल में उसकी वैल्यू 26,900 है। तो 50,000 मैंने माइनस कर दिया और 26,900 ऐड करके मैंने नॉन करंट एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज्ड बाय द कंपनी। जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी ने कौन सी यूज की है? वो है 10%। कैसे बेटा? कैसे मैंने निकाला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का? दिया तो नहीं हुआ ना, 0.9091 में से माइनस करें बेटा तो आपका आ जाएगा 0.091। ठीक है जी, हमारी बात है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसमें से कोई चीज हमने माइनस किया तो 0.909 आया, दैट इज लेस देन 10% एक्चुअली। जब मैंने 1 में से माइनस करके कैलकुलेशन की इसकी, तो जो डिफरेंस आता है वो 0.091 का आता है। यानी 0.091 हमने इसमें से माइनस किया। 0.091 बेसिकली इसका जो है वो 90% बनता है, तो आपका ऑटोमेटिकली लो डिस्क फेस का है, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो कवर हो जाएगा। ये 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपकी। 0.909 है ना, 10% पे आप निकालें जरा, 1.1 को डिवाइड करें 0.1 से तो आपका 10% ही आ जाएगा। 1 को डिवाइड करें अब आप 0.1 के स्क्वायर से, तो आपको समझ आ जाएगी हमने कैसे इसको सॉल्व किया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो आपकी आती है 10%। उसने क्वेश्चन ही पूछी नहीं, वो कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है डिस्काउंट फैक्टर पूछ रहा है बेसिकली आपसे, डिस्काउंट फैक्टर कितना होगा वो हमने कैलकुलेट करके दिखा दिए। डिस्काउंट फैक्टर जो है वो आपका 0.909 जो है वो कैसे है, वो होता है ना 1/1 प्लस, पूरा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, 1/1 प्लस आर की पावर n, ये है ना बेसिकली। आर की पावर कितनी है? 1 इज इक्वल टू 0.909। उसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। 1/1 प्लस आर की पावर n, n क्या है? 1 है आपका, 1 प्लस आर ही बचेगा। 1/1 प्लस आर इज इक्वल टू 0.909। ठीक है जी, उसको आप उल्टा दें तो 1/0.909 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस आर।
-1 इसमें से कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 10% आ जाएगा। इस फॉर्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। अच्छा, आगे कहता है जी सजेस्ट 2 पॉसिबल रीजंस फॉर इम्पेयरमेंट लॉस। क्या रीजन हो सकते हैं? रीजन ये हो सकते हैं भाईजान कि मे बी यू आर नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन प्रॉपरली, इसकी वजह से कैरिंग अमाउंट आपकी ज्यादा है और मार्केट में क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो गिर गई, इसकी वजह से मार्केट में वैल्यू एसेट की डिक्रीज कर रही है। ठीक है जी, क्योंकि फेयर वैल्यू कम हो गई है ना मार्केट में, जबकि वैल्यू इन यूज जो है वो आपकी ज्यादा है, मार्केट में कम प्राइस पर जो है वो सेल हो रहा है। वैसे भी हम इसमें लिखते हैं कि जितनी कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी किससे, वैल्यू इन यूज से या रिकवरेबल अमाउंट से, उससे आप इम्पेयरमेंट एसेट्स ही कर देते हैं, क्योंकि एसेट इज नॉट जनरेटिंग दैट मच अमाउंट with which the amount is written in the balance sheet. I कहता है नेम द ISO, मैंने बता दिया आपको I-36 है। ठीक है जी, ये मैंने आपको इम्पेयरमेंट का टॉपिक, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में बताया है। अभी लायबिलिटी, प्रोविजन और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के बारे में हम डिस्कस जो है वो करेंगे। अब आप मुझे बताएं, यहाँ तक कोई मसला तो मुझसे पूछिए, समझ आ गई है? आगे चलना है या बाकी रात को करना है? जब आगे चलूं, आगे बात करते हैं थोड़ी सी IS। सर रात को क्लास है? हाँ हाँ बिल्कुल, सारी बात है यार, ठीक है सर। बिल्कुल क्लास है, तो जरूरी है, क्लास तो लाजमी होनी है, पेपर हैं आपके। तो अब एक्सटेंडेड एक है जो कि मैं चाह रहा था कि इसको हम कर लें जी। तो देखिए, इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट लिखना पड़ेगा आपको, मैं चाहता हूं कि आप लिख लें, इसको बता दूं मैं। IS-10 लिखना है आपने, मतलब हेडिंग देनी है IS-10। तो IS-10 जो है ना हमारा है ये इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इससे आपको सिंपल सी बात का समझ आ रही है, बहुत ही आसान है। वो तमाम इवेंट जो बैलेंस शीट बनाने के बाद, बैलेंस शीट डेट के बाद अगर होते हैं, उसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं, ये है बेसिकली हमारा ये IS-10, इसके बारे में बात करते हैं। IS-10 deals with those events which occurred after the balance sheet date, तो बैलेंस शीट डेट के बाद अगर होते हैं उसके बारे में बात करता है आपका IS-10। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट IS है, और बहुत इंपॉर्टेंट IS होने के हिसाब से पेपर में इसके बारे में नॉर्मली पूछा भी जाता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट IS है IS-10 जिसे हम कहते हैं। उसमें जरा लिखिए, लेकिन जी इसको एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स भी कहते हैं। इवेंट्स ये भी कहते हैं, यानी कि आपने एडजस्ट करना है या नहीं करना बैलेंस शीट में, तो उस तरह से हम इसको देखते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, ये जो मैंने लिखा हुआ है सारा लिख लें। कहाँ से बना? इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट जहाँ लिखा हुआ है ना, उससे नीचे जो लिखी हुई थ्योरी वो सारी लिख लें। पढ़ में देता हूँ। These are the events, favorable and unfavorable, that occur between the balance sheet date and the date when the financial statements are authorized for issue. Two types of events can be identified. These events that provide evidence of condition that exists at the balance sheet date, they are known as adjusting events.
after the balance sheet date, and those events that are indicative of condition that arose after the balance sheet date, not they are known as non-adjusting event after the balance sheet date. ये लिख लें, उसके बाद मैं इसके बारे में बात करता हूँ. ये लिख लें, फिर मैं जल्दी से इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको. अच्छा, ये वो इवेंट्स हैं अगर तो आपकी बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, एविडेंस मौजूद है. एविडेंस होता है सबूत. अगर इवेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है कि कंडीशन ऐसी है कि एविडेंस सबूत है और वो बैलेंस शीट डेट पर सबूत एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो डिस्टिंग इवेंट है. मिसाल के तौर पर मेजर लॉस ऑफ बैड डेट्स. आपका एक बहुत बड़ा ट्रेड रिसीवेबल था जिसने क्या, जिसके बारे में पता चला कि वो पैसे नहीं देगा, ये डिस्टिंग इवेंट है. ठीक है जी. इन्वेंट्री आपको पता है कि मार्केट में सस्ती बिक रही है, ठीक है ना, जिस मैंने बताया नहीं था, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस. तो मार्केट में एनआरवी उसकी कम है लेकिन आपने ज्यादा प्राइस पर रिकॉर्ड की हुई है, तो डिस्टिंग इवेंट है ये सारी बात. ठीक है ना. अब एडजस्ट करेंगे, यानी कि एडजस्ट करने का मतलब है कि उसको आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, हालांकि बैलेंस शीट बन चुकी है उसके बावजूद भी. ये वो इवेंट्स हैं जो अभी अप्रूव नहीं हुए, बिफोर द अप्रूवल ऑफ द बैलेंस शीट, बट आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ये इवेंट्स जो है वो कर हुए हैं, तो वो कहलाते हैं आपके एडजस्टिंग इवेंट्स. ठीक है जी. इसी तरह परचेज प्राइस या सेल प्रोसीड्स ऑफ ए नॉन करेंट एसेट बॉट और सोल्ड बिफोर द ईयर एंड, बट वी हैव कम टू नो एट दिस पॉइंट, यानी हमने एसेट कोई नॉन करेंट एसेट था जो बेचा था या खरीदा था. ठीक है जी. लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं था बैलेंस शीट डेट पर, तो भी डिस्टिंग इवेंट है क्योंकि पहले खरीदा गया था ना. इस तरह इन्वेंट्री के बारे में मैंने आपको बता दिए. फिर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, याद है मैंने बताया था, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट इज एन एडजस्टिंग इवेंट because even if we come to know after the balance sheet date the evidence of condition exists कि आपका एसेट की वैल्यू कम तो थी ना, तो आपको इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. मेजर लॉस ऑफ बैड डेट्स में पहले बचा चुका हूं. कोई डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, डिस्कवरी हुआ है कि फ्रॉड हुआ है आपके साथ, कोई फ्रॉड एरर किया है which shows that financial statements are incorrect. डिस्कवर हुआ है कोई फ्रॉड या एरर जिसकी वजह से पता चला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो भी आपका क्या है जी, एडजस्टिंग इवेंट. और ऐसे इवेंट जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती इंडिकेट करते हैं कि वो क्या हुए हैं, बैलेंस शीट के बाद अकर हुए हैं. मिसाल के तौर पे आग लग गई, इन्वेंट्री में आग लग गई, तो भाई जब बैलेंस शीट बनाई थी आपने 31 दिसंबर को तो आग नहीं लगी थी ना, आग तो लगी बैलेंस शीट बनाने के बाद, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का मतलब है अभी शेयर होल्डर्स ने प्रपोज किया कि हम अगले साल डिविडेंड देंगे, दिया नहीं है, अभी अनाउंस किया, अभी तो पॉलिसी बनेगी, अप्रूव नहीं किया, ये भी क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट. आप बैलेंस शीट को इस सूरत में एडजस्ट नहीं करेंगे. देखें 1 जनवरी से 31 दिसंबर अकाउंटिंग पीरियड था, 25 मार्च को आपको पता चला, वो सब इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है.
और वो एडजस्टिंग भी हो सकते हैं और नॉन एडजस्टिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि डेट के बाद एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग. In the figure, the balance sheet date is 31st December and the date of board of directors meeting is 25 March. So the event that occur in between these two dates will be the events after the balance sheet date. ठीक है जी. अब इसकी एग्जांपल भी ये देख लें. A good stock costing 1 lakh was written down to NRV of rupees 97500 at the balance sheet date. After balance sheet date, it is sold for 96,000. The condition of stock at the balance sheet date has not changed till sale, and the future event provide evidence regarding decline in value. Thus, it is an adjusting event आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. और हम वैल्यू को डिक्रीज करेंगे. बेचने की बात नहीं कर रहा, डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं. ये देखें, ये सब आपके जो लिखे हुए हैं ना, ये सब आपके क्या है, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की मिसालें, एग्जांपल्स जो हैं वो दी हुई हैं और सोल्यूशन भी दिया हुआ है. तो इसकी जरा पिक्चर ले लें आप लोग एक मिनट जी. इसकी पिक्चर ले लें ताकि आप घर में इसको जरा देख लें तो आपको समझ आ जाएगी. इसकी एक पिक्चर ले लें. इसको इंशाल्लाह डिस्कस हम दोबारा भी करेंगे डिटेल में. तो मैंने सिर्फ आपको लिखवाया है कि एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग होते क्या है, इस पर डिस्कस हम बाद में दोबारा भी करेंगे. मैंने आपको कुछ व्हाट्सएप के ऊपर भेजी हैं, उसमें से आप इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स और एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का जो टॉपिक है ये आप पढ़ सकते हैं, ये आप पढ़ लें ताकि आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम जो है वो ना रहे. इतना मुश्किल नहीं है, आसान है. कोई इसमें कोई नई चीज़ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती हो. आइडिया मैंने आपको दे दिया है किस तरीके से हमने इसको टैकल करना है. और कोई एग्जांपल आती है मैं आपको भी बताता हूँ. ये देखें एग्जांपल 6. एन एसेट whose book value is 89,000 was destroyed by fire after the balance sheet date. Identify event type. What will be the accounting treatment? This is non-adjusting event as the condition arose after the balance sheet date. An entity shall not recognize such event. इसको आप अपनी books of accounts में रिकॉर्ड नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. It shall only be disclosed. सिर्फ इसके बारे में बताएंगे. ये सारी एग्जांपल लिखी हुई है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की. ये आप लिख सकते हैं. इसको भी तस्वीर आप इसकी ले लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. ये लें पिक्चर ले लें इसकी. इसकी पिक्चर ले लें ताकि आपको नॉन एडजस्टिंग इवेंट के बारे में भी आइडिया हो. अब आप पूछ सकते हैं कि सर सवाल कैसे आएगा. सवाल पेपर में ऐसे आ सकता है कि डेफिनेशन भी पूछ सकता है जो मैंने ऊपर लिखवाई है आपको, और साथ में कोई आपको एग्जांपल दे सकता है कि बताएं कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. इस तरीके से भी आ सकता है. नॉन एडजस्टिंग इवेंट मैंने बता दिया कि मेजर परचेज ऑफ एसेट्स व्हिच अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. कोई शेयर आपने एक्वायर किया आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई लाइसेंस लिया आपने आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये सब नॉन एडजस्टिंग इवेंट. कमर्शियलाइजेशन अनाउंस किया आपने, कंपनी नए प्रोजेक्ट में जा रही है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, दैट अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. इसका पुरानी बैलेंस शीट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है ना. डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से कि डिविडेंड प्रपोज में नहीं आते. सर आपने जो ये भेजे थे ना, आप इनके स्क्रीनशॉट्स आप खुद भी ग्रुप में जरा पोस्ट कर दें. मैं ले रहा हूँ तो जरा सा इशू हो रहा है उनका. मैंने तो कर दिए. मैं कर दिए तो ठीक है. ठीक है जी. इसकी भी पिक्चर ले लें. डिविडेंड के वाले से मैंने बता दिया आपको. डिविडेंड पर पोस्ट डिविडेंड होते हैं और बैलेंस शीट में हम उसको शो नहीं करते हैं. बाकी इंशाल्लाह ताला रात को फिर मुलाकात होती है. कोशिश कीजिएगा भाई 9 बजे से पहले आ जाइएगा, क्योंकि इस तरह मैं अकेला बैठ के वेट करता रहता हूँ और बच्चे आए नहीं होते तो ये गलत बात है. तो कोशिश कीजिएगा 9 बजे से पहले पहले आप आ जाएं. ऐसे तो फायदा नहीं है, मैं अकेला वेट करता रहता हूँ, बच्चा कोई होता नहीं. काइंडली बिफोर 9 जो है ना, आई होप सो कि यू विल बी देयर. और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इसमें और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है. भाई 37 है वो हम फिर शाम को इंशाल्लाह मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको, और फिर इसको हम करेंगे कि इसको हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं. ये भी थ्योरेटिकली है.
और एडिटिंग नॉन एडिटिंग को भी दोबारा डिस्कस कर लेंगे, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आप पढ़ सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है, मैंने जो पिक्चर्स भेजी हैं आपको उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं।